हेलो दोस्त। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। चैप्टर 2 है हमारा। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए हैं, अब इसको पढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। कह रहा है कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ तो हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के 1500 साल, ठीक है ना, इसी को 1500 बोलते हैं, तो 1500 साल तक हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ ना कुछ विकास होता ही रह गया। तो यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया था। ठीक है ना। इसी समय, इसी 1500 साल में ऋग्वेद लिखा गया था। अब बोलिए सर, ये लोग क्या थे? तो देखिए, अगर हम आपको ये देखिए एग्जाम्पल में, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, मान लीजिए और आप इस एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। आपका ये वाला एरिया था हड़प्पा सभ्यता, इस एरिया में। तो हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गया तो इस एरिया में कुछ ना कुछ लोग बसेंगे ना। तो जानते हैं ये लोग कहाँ से आए थे? इधर जो होता है ना, मिडिल एशिया, मध्य एशिया से ये लोग आए थे, ठीक है ना। इधर से ये लोग इधर आए थे। क्यों आए थे? ये जो लोग आए थे ना, ये लोग ना चरवाहे थे। चरवाहे मीन्स ये अपने माल गोरू को चराते थे, ठीक है ना। तो इस एरिया में घास खत्म हो गया तो लोग का किया ना, इधर आ गए, गाय चराते चराते आ गए। तो इस एरिया में नदियाँ है बहुत सारा, इधर 7 नदियाँ है, 5 नदियाँ है, जैसे सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये सब नदियाँ है। तो नदी के किनारे उपजाऊ भूमि रहेगा ना, तो इधर है ना जानवर चलेगा। तो ये लोग इधर से ना इधर आ गए, ठीक है ना। तो इस एरिया में आ गए ना, तो इनको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। तो यही लोग ना क्या करते थे, गाय भी चराते थे। इनका खेती वेती करने का काम नहीं था, सिर्फ एक ही काम था कि गाय चराओ, ठीक है ना, बस, और कुछ ना था। तो दोस्त, यही लोग जो थे ना, ये अपना पशु पशु वशु रखते थे, छोटा मोटा कबीला बना के रहते थे। और ये लोग ना इसी समय ऋग्वेद का रचना कर दिए, ठीक है ना। और उसके बाद से ये लोग अपना जीवन यापन आगे करने लगे। कह रहा है कि उत्तर भारत के दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्ती अस्तित्व में आई। कहने का मतलब ये, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक। तो ये जो एरिया अगर ऐसे हम बना रहे हैं ना ट्रायंगल का, ये आपका है ना, ये वाला आपका, इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है ना। इस एरिया में आपका महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा आएगा, कर्नाटक कहीं से आएगा, तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आएगा, ठीक है ना, ये एरिया में, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। तो इस एरिया में ना कृषक बस्ती अस्तित्व में आई। कृषक बस्ती यानी जो ये लोग थे, यहाँ पर जो थे, ये लोग इधर की ओर भागे, ठीक है ना। कुछ लोग इधर आए और कुछ लोग इधर बिहार की ओर आए। तो ये लोग अपना आप खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। चरवाहा मीन्स उसे कहते हैं पशु पालने वाले व्यक्ति। चरवाहा उसे कहते हैं जो व्यक्ति पशु पालते हैं ना, उसी को कहते हैं चरवाहा, ठीक है ना। तो भाई दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों का भी प्रमाण मिले, यानी लोग पशु अपना पोसने लगे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापसार के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कह रहा है क्या? देखिए, कह रहा है कि पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापसार के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े ढांचे मिले हैं। महापसार उसे कहते हैं बहुत बड़े पत्थर। ध्यान दीजिएगा। तो जिसे मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक। तो ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस एरिया में जो जो जैसे मान लीजिए कोई मृत्यु हो गया, उसको जब ज़मीन में दफनाया जाएगा ना, तो ये लोग ज़मीन में दफनाते थे ना, तो वहाँ पर ना बहुत बड़ा पत्थर रख देते थे, ठीक है ना, उसके पास में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दफना है किसी को, तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं, ठीक है ना। महाप्रसाद का अर्थ यही होता है, बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते थे, जब लाश को दफनाते थे ना ज़मीन में, तो वहाँ पर पत्थर रख देते थे। इसकी आपकी मिली है।
उसके बाद कह रहा है कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। कहीं कहीं लाशें मिली है ज़मीन के अंदर से, तो वहाँ पर ना उनके साथ ना हथियार जो होता था ना लोहे का अस्त्र, इसको उसमें उनके साथ ही मृत्यु के साथ ही दफनाया जाता था। ऐसा लोगों को मान्यता था, लोग मानते थे कि ये मर गया ना, तो उसके बाद जब ये उठेगा ना, जिंदा होगा ना, तो इसी मतलब कि औजार का इस्तेमाल करेगा अपना जीवन यापन करने के लिए। तो भाई साहब लाशों के पास क्या मिलने लगे, लोहे के बने तलवारों मिलने लगे, ठीक है ना, हथियार मिलने लगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्य साम्राज्य और राजवाड़ों का विकास है। कह रहे हैं ना कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तन, इसके आप पहले भूलिए, ये यहाँ से ऊपर आप जो पढ़े हैं, यहाँ से ऊपर आप जो पढ़े हैं ना, उसको आप भूल जाइए, ठीक है ना। आप इसमें क्या पढ़े हैं कि चरवाहा बस्ती अस्तित्व में लोग अपना क्या करने लगे, छोटा छोटा बस्ती बना के रहने लगे और माल गरू चराने लगे, यानी और खेती बाड़ी भी करने लगे। और जब संस्कृति में बदलाव आया, लाशों को दफनाते थे तो बड़ा सा पत्थर रख देते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इधर से राजवाड़ा का ऑप्शन होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में छोटा मोटा, अगर जैसे मान एग्जाम्पल में कहता हूँ 5 गो आदमी रह रहा है मिल के, तो एग्जाम्पल मान लीजिए 20 गो आदमी रह रहा है, 20 गो आदमी मिल के कबीला रह रहा है, तो ऐसे ही कबीला मिल के रह रहा है, तो सब कबीला मिल जाएगा तो एगो बड़ा सा राज ना बन जाएगा। तो अभी सब राज की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हम उसी को पढ़ेंगे। करेंगे शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्य साम्राज्य और राजवाड़ा का विकास है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि यह जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी अभ्यास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इनके बारे में जानने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, तो ग्रंथ पे पढ़ेंगे, आपका सिक्का पे पढ़ेंगे, चित्र देखेंगे, ये सब इस चित्र देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं चित्रों बनाया होगा, चाहे ये कोई बुक लिखा गया होगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ों का बस यही पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है। यह एक अभिलेख है, सांची यानी मध्य प्रदेश के 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। दिख रहा है, यह लिखा हुआ है, पत्थर या धातु पे, बड़े कठोर पत्थर या धातु पे लिखेगा, कुछ भी आप लिखिएगा ना, उसको आप अभिलेख कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, सरकार जो होती है काम करवाती है, रोड बनवाती है, तो रोड के किनारे ना लोहा पे लिखवाती है, पेंट से लिखवाती है। लेकिन जो पहले के राजा महाराजा था, पेंट का आविष्कार तो हुआ ना था, ये सब का व्यवस्था था नहीं, तो वो लोग ना छेनी हथौड़ी से पत्थर पे लिखवाते थे कि इस पे लिख दो, उसी को हम अभिलेख बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ठीक है ना। इसमें क्या रोचक है, देखिए एक व्यक्ति है प्रिंसेप, ठीक है ना, ये बताएंगे पढ़ के क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खोरेटी लिपियों का अर्थ निकाला। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये जो जेम्स प्रिंसेप थे ना, ये दो गो लिपि पढ़ लिए, एक ब्राह्मणी लिपि पढ़ लिए और एक खरोष्टी लिपि पढ़ लिए। इस खरोष्टी पहले ना, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि किसी को पढ़ने नहीं आता था, तो ये जो जेम्स प्रिंसेप है ना, ये पढ़ लिया 1830 के, ठीक है ना, 1830 ईस्वी में ये दो लिपि पढ़ लिए, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि पढ़ लिए। यानी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, आप क्या लिखा है हमको तो नहीं पता चल रहा है, तो ये किस लिपि में लिखा है। मान लीजिए अगर ब्राह्मणी में लिखा रहेगा तो जेम्स प्रिंसेप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इसको पढ़ लिए। जैसे ही ये पढ़े ना जेम्स प्रिंसेप, अब और थोड़ा सा जानकारी मिल गया।
अगर हड़प्पा सभ्यता का जो लिखा हुआ है अगर उसको कोई पढ़ लेगा, आपको पता है हम लोग एकदम उनके बारे में तो इतना कुछ जानते हैं, जब वो पढ़ लेंगे ना तो बहुत डिटेल से उनके बारे में जान जाएंगे। ठीक है ना। इन इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। इन लिपियों का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? लेख लिखे गए थे और सिक्कों पे लिखे गए थे, खरोष्टी और ब्राह्मण लिपियों का। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक लिखा हुआ था। कहने का मतलब ये, जब ये ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि पढ़े ना तो देखे ना उस पर ना प्रियदर्शी लिखा है, सिक्का पे चाहे अभिलेख पे क्या लिखा है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब मनोहर मुखाकृति वाला राजा, जिसका जो चेहरा है ना एकदम खूबसूरत हो एकदम। ये आपका लिपि में लिखा है, ये पढ़ के बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। उस पर क्या लिखा था? राजा का नाम अशोक लिखा था। ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ये तो पढ़ लिए कि ये इस अभिलेख पर ये बात लिखा हुआ है, तो अब कैसे पता चला कि ये था? तो लोग उसी समय ग्रंथ पढ़े थे, तो बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ था कि अशोक नाम का एक शासक है, एक राजा है जो कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत शासन अच्छा से करता है, मतलब हर चीज़ में। ठीक है ना। तब पता चला कि हाँ ये बात ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक अभिलेख है, उसको हम बोल देंगे ना कि देखो ये सब लिखा हुआ है इसमें, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि वही लिखा है? तो ऐसा ही कुछ ना कुछ साक्ष्य आपको मिलना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि एक अशोक नाम का राजा था, इतना समय में ये काम करता था, उसका ये सब। अब वह अभिलेख लिखवाता था, तो मान लीजिए जो अभिलेख लिखवाता था तो वो अभिलेख लिखवाया था, तो ये पढ़ लिया ना, तो हाँ इस पर अशोक लिखा है, तो हाँ इसका मतलब सही है कि अशोक नाम का एक राजा था। ठीक है ना। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पूर्वाचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। जैसे ही ये पढ़ लिया ना जेम्स प्रिंसेप, खरोष्टी और ब्राह्मण लिपियों का, तब जो दूसरे देश के अभिलेख शास्त्री थे और भारत के थे, इन लोग को और ऊर्जा मिल गया। ये लोग क्या करते थे ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई राजा है, तो उस राजा का वंश का था, कहाँ से शुरुआत हुआ, कोई भी वंश होगा ना, तो उसको जानने के लिए लोग ना ये बुक पे निर्भर रहते थे कि कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं ना कहीं तो कहीं ना कुछ तो लिखा होगा ना, तो ये लोग उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपका अब तो अभिलेखे पढ़ने के आदमी मिल गया, तब अभिलेखे पढ़ लेते हैं, अभिलेख पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक के दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सवाल चित्रण तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह अभ्यास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन सीधे संभव नहीं थे। प्रारंभिक राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। करेंगे 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों का नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ साथ जोड़ा जाता है। जो छठी शताब्दी था ना, इस जो छठी शताब्दी समय शुरू हुआ ईसा पूर्व, तो इस समय ना बहुत सारा बदलाव है। जो छोटा छोटा कबीला था वह मिल के रहने लगे, एक राज्य बना लिए। ठीक है ना। और वही सबका एथी होने लगा। अब कह रहा है कि और वो लोग भाई साहब मान लीजिए जब मिल के रहेंगे तो उनको दूसरे कोई हमला ना करेगा, तो उसके लिए अपना हथियार बनाएंगे ना, तो इन चीज़ों का विकास होने लगा था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कहें कि इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इसी समय से जब इधर राजा तरक्की कर रहा था ना, मतलब राज इधर नया नया राज्य बन रहा था ना, तो उधर चिंतन व्यक्ति भी जन्म ले रहे थे। जैसे मान लीजिए महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति। ठीक है ना। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद
नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म, इनके जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना और जो जैन धर्म का ग्रंथ है उनमें ना ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में लिखा गया है कि उस समय 16 महाजनपद था। जैसे डायरी है उस समय अगर बात की जाए तो अभी डायरी में आप लिखिएगा तो लिखिएगा ना कि इस समय ये चीज़ें उपलब्ध है। तो ये जो ग्रंथ लिखा जाता ना बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ, ये लोग लिखे थे कि 16 महाजनपद है, यानी 16 बड़े बड़े राज्य जिसको महाजनपद कहते हैं। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। कह रहे हैं कि 16 महाजनपद का नाम लिखा है ग्रंथों में, पता है, लेकिन एक ही नाम वो नहीं लिखा है। उस बुकों में जो बौद्ध धर्म है ना उसके ग्रंथ में दूसरा नाम लिख दिया है और जैन धर्म के ग्रंथ में दूसरा नाम लिख दिया है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि बौद्ध ग्रंथ में भी लिखे गए हैं और जैन ग्रंथ में भी लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये राज्य थे, तो ये इनका नाम क्या था, वज्जी था, मगध था, कौशल था, कुरु था, पंचाल था, गंधार था और अवंती था। ठीक है ना, ये फेमस महाजनपद थे उस समय के अनुसार, इसीलिए इन सब का नाम मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध भगवान महावीर और गौतम बुद्ध इन गढ़ों से संबंधित हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि उस समय ना क्या था, राज्य थे। एग्जाम्पल में अगर बात करें 16 महाजनपद का नाम लिया ना, इस 16 महाजनपद में एक वज्जी जनपद था, महाजनपद था। यहाँ पर ना एक राजा नहीं था, बल्कि कई लोग समूह मिल के शासन करते थे। कोई भी देश का उस राज्य का निर्णय लेना होता होगा तो वही लोग मिल के निर्णय लेते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो मान लीजिए आप गांव में देख लीजिए, एक गांव है, उस गांव में ना एक ऐसा गांव है जहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी फैसला लेता है, जिसको हम लोग राजा बोलते हैं। एक ऐसा गांव है जहाँ पर ना 10-15 को लोग मिल के फैसला लेते हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, गढ़ और संघ है, इसी को कहते हैं गढ़ और संघ। तो इसमें से आपका जो वजी था ना, यही आपका लोकतांत्रिक था। यहाँ पर राजा नहीं था, यहाँ पर सबका सम्मान होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर जहाँ पर राजा था तो उसका तो बात राजा का मानना पड़ेगा। लेकिन ये आपका वजी था ना, यहाँ पर राजा नहीं था, यहाँ पर गढ़ और संघ नाम के संस्थाएं थी। ये लोग अपना निर्णय लेते थे जो भी करना होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका गांव है, आपके गांव में एक राजा है, वही पूरा गांव का डिसीजन लेता होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, नली बनेगा, क्या ना बनेगा। और वो कहेगा बनेगा तो बनेगा, और कहेगा नहीं तो नहीं बनेगा। वो क्या है आपका राजतंत्र। और गणतंत्र ये आपका क्या है, इसमें जो आपका वजी था ना, ये वजी था ना, यहाँ पर जो लोग थे ना, जो मेन लोग थे, वो लोग मिल के 10-15 को लोग थे, मिल के गाँव के बड़े बुजुर्ग थे, वो मिल के फैसला लेते थे कि गाँव में क्या करना है। तो वजी कुछ इस तरह का था, ठीक है ना। देख लीजिए, ये आपका वजी संघ है, ये वाला ठीक है ना, ये आपका वजी संघ है। लेकिन मगध इसके बगल में था। ये वजी आपका बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। इसमें 8 जो वजी था ना, वजी महाजनपद, इसमें 8 राज्य थे, ठीक है ना। तो ये 8 राज्यों को ये सब स्वतंत्र थे। अब क्या किया ना, मगध जो था ना, ये इसको तोड़ ताड़ दिया। जो आज़ाद शत्रु था उस समय, इसको तोड़ ताड़ के, इसको हरा के फिर आपस में मिला लिया, ठीक है ना। ये खैर कंपटीशन में आप जब जाइएगा तब आप इसको पढ़िएगा। आप इतना बात याद रख लीजिएगा कि ये जो है आपको महाजनपद का नाम लिए हैं, इसमें से एक वजी महाजनपद था जो स्वतंत्र था, ठीक है ना। अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था, राजा पे। लेकिन गौड़ और संग्राम के जहाँ पर व्यक्ति शासन करते थे। देखिए, वजी संघ की ही भांति कुछ राज्य में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यूरोपीय यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास की पूरी लिखे नहीं जा सकते, लेकिन कह रहा है कि देखिए यद्यपि कह रहा है कि देखिए कहाँ से, वजी संघ की ही भांति कुछ राज्य में भी सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ नियंत्रण सामूहिक नियंत्रण रखते थे।
यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। कह रहा है कि जैसे वज्जी है ना, ऐसा ही कहीं ना कहीं राज्य होंगे, बहुत से राज्य होंगे, लेकिन उनका इतिहास नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे राज्य थे लगभग 1000 साल तक। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव के लिए प्रारंभिक सेनाओं का था। कह रहा है कि प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। अब थोड़ा सा हम अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। अभिलेख अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं, यानी उसको लिखते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो बनवाते हैं। इनमें राजा के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान वगैरह होता है। अभिलेख में वही व्यक्ति अभिलेख लिखा होता है। इस मान लो कोई राजा लिखाएगा, बोल देगा कि इस गांव को हम इतना धन देते हैं, चाहे लेते हैं, जो भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोनो आदमी है, अमीर है, और एक अपना 10 बीघा ज़मीन दे दिया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, तो वो अभिलेख में लिखवा देगा कि मैं फलना राजा 10 बीघा ज़मीन इस देवता का मंदिर बनने के लिए दान में दिया हूँ, ये अभिलेख में लिखा गया। तो लोग अभिलेख में ऐसे लिखवाते थे। अभिलेख इसीलिए लिखवाया जाता था, ठीक है ना। यानी अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथियाँ भी खुद ही होती है। कोई कोई ऐसे लिखे ना जिसमें ना उसमें डेट भी लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोनो बात लिखे तो नीचे डेट भी लिखी जाता है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपियों अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिन पर डेट लिखा ही नहीं है, तो कैसे हम पता करेंगे कि ये अभिलेख किस समय के है। तो हम मिलाएंगे कि यह किस समय के है, और मिलाएंगे ना कि ऐसा लिखा जुगा किस समय में मिल रहा है। तो इससे हमको पता चलेगा ना कि ये जो है ना इस समय में ऐसा लिखा मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी उसी समय का है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ, देखिए जो 250 ईसा पूर्व था ना, उसमें ना अ अक्षर को कुछ देखिए ऐसे लिखा जाता था, ठीक है ना। और 500 ईसा पूर्व जब समय और 250 साल बीत गया तो क को इस तरह से लिखा जाता था। यानी समय के साथ साथ भाषाएं भी बदलती है, लिखने का शैली भी बदलता है, ठीक है ना। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, ठीक है ना। प्राचीन अभिलेख जो बहुत पुराने अभिलेख हैं उनको किस भाषा में लिखा जाता था, तो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। यानी प्राकृत वो भाषाएं हैं जो आम लोग उस गांव के बोलते थे। मान लीजिए कोई अब हम अभिलेख लिखेंगे, जब अभिलेख लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे, वहाँ के लोगों के लिए लिखेंगे। तो अभिलेख में हम क्या लिख रहे हैं उन लोगों को पढ़ने तो आना चाहिए ना। लोग बोलते हैं प्राकृतिक भाषा, तो हम प्राकृतिक भाषा में लिखेंगे ना। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, ठीक है ना। अभिलेखों पर अजातशत्रु और अशोक ये नाम लिखा हुआ है, किस भाषा में, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। जिस तरह से आपको प्राकृतिक भाषा मिल रहा है तब तमिल में भी मिलेगा अभिलेख, ठीक है ना। पाली में भी मिलेगा और संस्कृत में भी लिखा हुआ अभिलेख मिलेगा, ठीक है ना। यह संभव है कि लोग अन्य भाषा भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए प्राकृतिक भाषा हम लोग लिखते हैं, तो प्राकृतिक भाषा से भी कुछ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बिहार में बात करें तो हम लोग बिहार में अपना भोजपुरी भी बोलते हैं, तो क्या भोजपुरी में कुछ भी लिखते हैं, नानू लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ना। उसी तरह से कह रहा है कि जो वहाँ के उस समय के जो व्यक्ति थे वो प्राकृतिक भाषा बोलते थे, तो इसीलिए अभिलेख प्राकृत में लिखा जाता था। हो सकता है कि वो लोग कुछ और भाषा बोलते होंगे तो उसमें नहीं लिखा जाता होगा, ठीक है ना। जनपद का अर्थ करा, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन लोग या जनजाति अपना पाँव रखते हैं अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक या संस्कृत दोनों में मिलता है, ठीक है ना। प्राकृतिक और संस्कृत दोनों भाषा में जनपद का अर्थ मिलता है। जनपद में उसका जहाँ पर लोग रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी ववेशी रखते हैं, उसको जनपद कहते हैं। तो हम आपको यहाँ तक पढ़ाए हैं
यहाँ तक आपको हमको लगता है कि कुछ भी ना छूटा होगा, ठीक है ना, आपको इसमें कोई डाउट ना होगा, ठीक है ना। राज्य उसे कहते हैं जो छोटा क्षेत्र होता है और साम्राज्य बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई राज्य शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ा दिए। अब आपको यहाँ तक का नोट्स चाहिए, इन्हें लिखवा दें तो हम आपको ऐसे ही देते हैं, ठीक है ना। आप उसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, चाहे वीडियो रोक के, ठीक है ना, और उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसका हम आपको दे देते हैं नोट्स, आप इसका लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के चाहे रोक के देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। इसको रोक के लिख लीजिए, ठीक है ना। आरंभिक राज्य ये मत लिखिएगा, ये तो आपका चैप्टर का नाम है। यहाँ से रुक जाइए, इसको छोटा कर दे, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से, ठीक। ये आपका पहला पॉइंट, यहाँ से लिख दीजिएगा ऊपर से। यहाँ पर हेडिंग में लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक है ना। हेडिंग में लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद ये पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट इसको लिख लीजिए, ठीक। वीडियो रोक के हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों में भारत में कई बड़े परिवर्तन हुए, ठीक है ना। ये सब आप लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको रोक के लिखिएगा, ठीक है ना। अब इसको ये 2 नंबर में ऊपर हेडिंग में लिख लीजिए महापाषाण संस्कृति, ठीक। ये महापाषाण संस्कृति लिख लीजिएगा, उसके बाद ये 3 पॉइंट लिख लीजिए वीडियो रोक के। चलिए आगे, अब इसको भी, ये भी 3 नंबर, इसको भी हेडिंग में लिख लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तन, और 1 2 3 4 ये पॉइंट आप लिख लीजिए। इसको ये हेडिंग में ऊपर लिखिएगा इतिहास, इतिहास का इतिहास कैसे जानते हैं, ठीक है ना, ऐसे। फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिए, वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से। फिर इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर इसको ऐसे लिखिए, इसको। ये आपका ख़त्म होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिए। ये आपका लास्ट है। तो जहाँ तक हम आपको पढ़ा है आज का आपका नोट्स यहाँ तक हम दे दिए हैं, आप इसी को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा नंबर आप इसको पढ़ के ला सकते हैं, ठीक।
प्रतिदिन हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। और जो भी आपको डाउट होगा आप बोल दीजिएगा हमसे। चलिए रखते हैं।